एक फिल्म को दर्शक तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, पर हम दर्शक एक सेकंड में या तो उसे सुपरहिट बनाते हैं या फिर सुपर फ्लॉप घोषित करते हैं। एक फिल्म के पीछे बहुत लोगों की लगन और साथ ही साथ रेपुटेशन जुड़ी है। प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर, एक्टर से लेके सिनेमाटोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर्स, एक्शन डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, लिस्ट ऑफ टेक्नीशियंस इतनी लंबी है कि आज का शो बस उसी लिस्ट को बताते हुए खत्म हो जाए। कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। पर एक ऐसा फिल्मी फिल्म वाला है जिन्हें फिल्मों का इतना शौक है कि वो रास्ते पर स्टंट्स करते थे ताकि वो पैसा कलेक्ट करके फिल्में देख सके। पहली फिल्म से एक पहचान बनाने के बाद हिट पे हिट दी है इन्होंने, पर इन सब आंकड़ों से इनके टैलेंट और विट का कोई नापतोल नहीं कर सकता। द मैन विद अ क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसका सही उपयोग ये अपने फिल्मों में करते हैं, द सुपरहिट डायरेक्टर साजिद खान। वेलकम साजिद ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। अपनी बना ले कॉल ट्यून सोनिए। नो प्रॉब्लम। बचपन से ही बड़े मजाकिया रहे हैं, बहुत शरारत भरी बातें करते थे, क्योंकि मैंने जब फारहा से बातें की तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो था वो बचपन से ही बहुत नटखट और बदमाश टाइप था। बहुत बदमाश था मैं मधुरिमा, बहुत बदमाश। आई थिंक जिस माहौल में मैं पला बड़ा था वहाँ पे बदमाशी शराफत का सर्टिफिकेट थी। जब बड़ा हो रहा था तो गरीबी थी, मुफलिसी थी, कमजोरियां थी जिंदगी में। रोजमर्रा जिंदगी में ये नहीं पता था कि अगला रात का खाना कहाँ से आएगा, दिन का नाश्ता कहाँ से आएगा। तो बदमाशी तो करता ही था मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक उम्मीद जरूर थी, मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो कुछ ना कुछ जिंदगी में सफलता पाएंगे। मुझे अभी भी शौक लगता है जब मैं देखता हूँ कि मैं जिंदगी में किस मुकाम पर पहुंच गया हूँ, क्योंकि मैंने कभी इतनी सारी चीजों की कल्पना नहीं की थी। मुझे लगता है कि जो भी मुझे मिला है मेहनत से तो मिला ही है, लेकिन लोगों ने बहुत साथ दिया है, लोगों ने टीवी पे मुझे बहुत सराहा है और मैंने टीवी पे बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत सालों तक मनोरंजन भी किया है, लोगों की खिल्ली भी उड़ाई है, लेकिन इतना मजाकिया स्टाइल में करता था, I do not take myself seriously। जब आपका टीवी शो आता था ना इक्के पे इक्का, तो हम सब वेट करते थे कि कब ये शो आएगा। सारा पढ़ाई खत्म करके वेट कर रहे थे कि दैट वाज लाइक ब्राइटनिंग अप आवर इवनिंग्स, कि नाउ वी आर गोइंग टू लाफ, एंजॉय, हैव फन। बिकॉज़ आई टेल यू व्हाई, उस वक्त मैं कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, प्रेजेंट के बारे में ही सोचता था। लेकिन वो प्रेजेंट के बारे में इसलिए भी सोचता था क्योंकि मैंने एक ऐसा पास्ट देखा था। वो पास्ट मुझे प्रेजेंट में निडर कर देता था कि मैं किसी आई डोंट गिव अ डैम एटीट्यूड होता था कि जो बोलना है बोल दो, देखा जाएगा। आप पिछले कुछ सालों में आप बड़े टोन डाउन हो गए हो। आपकी जो वो एक बेबाकपन था वो कहीं ना कहीं आपने बड़ा टोन डाउन कर दिया है। वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ होता है। हर आदमी बाप बनने से पहले खुद एक बेटा होता है। जब वो बाप बन जाता है तो फिर बेटे की तरफ उसका नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आई थिंक जब मैं ये कर रहा था टेलीविजन पे, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s, मैं तभी 19-20 साल का था। आई एम 42। आई थिंक विद लाइफ जिंदगी बहुत सारे सबक सिखाती है आपको, जिंदगी ऊंच नीच सिखाती है आपको। जिंदगी इज आई थिंक अ ग्रेट लेवलर ऑफ ऑल थिंग्स, वेदर इट्स सक्सेस, फेलियर, लव, लाइफ, हैप्पीनेस, सैडनेस। आई थिंक सीखते हुए जाना चाहिए और एक सर्टेन मैच्योरिटी आनी ही चाहिए। अगर 42 की उम्र पे आप 20 साल की उम्र की बातें करें तो फिर लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे। आपका जो बचपन रहा है बहुत डिफिकल्ट रहा है। डू यू एवर फील कि काश आपके फादर आपको कुछ ज्यादा सपोर्ट करते? 100%। आई थिंक बाप का साया जब तक सर पे आया था तब तक आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 14 years old, 14 साल की उम्र पे। तो एक रिलेशनशिप था, लेकिन वो रिलेशनशिप काश, आई विश माय फादर वाज अलाइव टुडे। आई थिंक ही वुड हैव बीन एक्सट्रीमली प्राउड के कैसे फारा ने अपनी जिंदगी संभाली, कैसे मैंने मेरी जिंदगी संभाली। शायद मुझे डांटते भी कि ऐसा क्यों बोलता है, ऐसा क्यों करता है। तो वो डांट आई थिंक
बच गई। वो डांट कभी मिली नहीं मुझे। शायद डांट मिल जाती तो आधी से ज्यादा चीजें जो मैं बोलता था टीवी पे वो शायद नहीं बोलता। लेकिन अगर मैं नहीं भी बोलता तो भी मुझे ऐसा लगता कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ ऑडियंसेस के साथ, क्योंकि मुझे लगता है ऑडियंसेस को पसंद था वो। ऑफ कोर्स उस वक्त जो आपने एक नयापन लाया था टीवी पर, बिंदास एटीट्यूड था, बिना डरे बिना हिचकिचाए कुछ भी आप बोल सकते थे, एंड दैट वाज appreciated. और उस वजह से आज नहीं, it was not appreciated. I mean, I think by the industry it might not have been, but हाँ, नहीं, audience को इंडस्ट्री तो भी बड़ा अप्रिशिएट पसंद। करती थी जब तक जो किसी के ऊपर नहीं आता था। अगर हाँ। दूसरे वाले पे आता था इंडस्ट्री, और आई थिंक वो पर वो तो एक इंडस्ट्री ह्यूमन नेचर है ना, जब तक आपके ऊपर ह्यूमन नेचर। इट्स ह्यूमन नेचर। जब कोई किसी और का मजाक उड़ता है तो बड़ा मजा आता है, खुद पे आए तो लगता है क्यों। नहीं, लेकिन क्या हुआ, कुछ सालों में जब पीछे देखता हूँ मैं तो मुझे अभी एहसास होता है कि कितनी बकवास बातें मैं करता था, मनोरंजन करा, लोगों को हंसाता था, लेकिन शायद अगर किसी का दिल दर्द हुआ उस वक्त तो मुझे तभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो मजाकिया टोन में कर देता था। लेकिन कुछ ऐसी बातें मैंने बोली थी जो आई थिंक शायद करेक्ट टाइम पे नहीं बोली थी, गलत टाइम पे बोली थी। तो उसके लिए मैं, अगर वो लोग सुन रहे हैं, जो लोग हैं, आई थिंक वो बहुत सारे लोग होंगे तो आपके रेडियो प्रोग्राम के जरिए मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूँ। How nice. कुछ और बातें और कुछ पन्नी जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। ये सारे अवार्ड फंक्शंस मल्टीप्लाइड हो गए। एक पहले था फिल्म फेयर अवार्ड्स, फिर आए अलग अलग किस्म के अवार्ड शुरू हो गए। क्योंकि मधुरिमा वो अवार्ड फंक्शन पहले एक प्रेस्टीज इशू में बनते थे, अब वो टीवी शोज हो गए। पर आप एक पायनियर बन चुके थे। ऐसा कोई टेलीविजन पे अवार्ड फंक्शन आया हो उसको होस्ट नहीं किया होगा जो मैंने नहीं देखा हो। हाँ, ऐसी बात है। उसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण ये था कि मेरा बजट बहुत रीजनेबल होता था और दूसरा कारण ये होता था कि उनके टेलीप्रॉम्प्टर के पैसे बच जाते थे, क्योंकि मैं बिना स्क्रिप्ट के काम करता था। राइट। मैं स्क्रिप्ट जैसे मुंह में आता था, जो दिखता था बोलते जाता था। और उस आप से प्रेरणा लेके कितने लोगों ने इस चीज को प्रोफेशन बनाया है। नहीं, इट्स अ गुड प्रोफेशन, बट अभी क्या है, देखिए मेरे हिसाब से मनोरंजन एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा अपग्रेड होना चाहिए। जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी 70s और 80s में था तो हमको लगता था कि यार क्या इन्वेंशन है टेलीविजन। आज गरीब से गरीब इंसान के पास भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं है, अब 20 साल पहले जब मोबाइल फोन आया तो लोगों को लगा यार क्या चीज है। आज सबके पास मोबाइल फोन है। मेरे को लगता नहीं आजकल लैंडलाइन इतने हैं जितने मोबाइल है। मुझे तो याद नहीं मैंने कब लास्ट किसी को लैंडलाइन पे फोन किया गया, एक्सेप्ट फॉर कॉलिंग अप फ्रॉम द रेडियो स्टेशन। या फेयर एनफ। आई थिंक वन हैज टू अपग्रेड एंड वन हैज टू अपग्रेड आपके काम को, आपके स्किल को। लोगों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी चेंज होती है। जो म्यूजिक 20 साल पहले 30 साल पहले चलता था, आज वो म्यूजिक नहीं चल सकता है। आज जो शायद म्यूजिक चल रहा है वो 2-3 साल क्या 6 महीने में बदल जाएगा। आप सोशल नेटवर्किंग से क्यों दूर भागते हैं? मैं भागता नहीं हूँ। मैं ना ट्विटर पे हूँ, ना फेसबुक पे हूँ, क्योंकि फेसबुक पे 2 साजिद खान ऑलरेडी हैं जो मेरे नाम से मेरे फेक से आपके फेक नाम का फायदा उठा रहे हैं। नहीं, मैं ट्विटर पे, मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरी निजी जिंदगी है, एक मेरी प्रोफेशनल जिंदगी है। अगर कोई मुझे प्रोफेशनली बहुत प्रेशर डाले कि भैया पिक्चर की प्रमोशन करनी है, काम की प्रमोशन करनी है और ये प्रमोशन का एक जरिया है, तो शायद मैं तभी आ भी जाऊं। लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि वो लोग जो मुझे फॉलो करेंगे उनको मैं चीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग मेरी बातें सुनना चाहते हैं। वो मेरे प्रोफेशनल वर्क के बारे में शायद सुने शायद ना सुने, बट आई थिंक एक पर्सनालिटी बेस्ड होता है आपका मीडिया अटेंशन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। पीपल डोंट फॉलो योर स्टेटस, दे फॉलो योर पर्सनालिटी। मेरा ये मानना है, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट जो लोग हैं ऐसे साइट्स पे। मैं किसी को फॉलो करता नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी निजी जिंदगी जो है वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा बैकवर्ड हूँ ऑफ पब्लिसिटी। ज्यादातर कहीं सोशल फंक्शंस में दिखते नहीं है, एक्सेप्ट जब आपकी फिल्म की प्रमोशंस होती है तब आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं। अभी तो क्या है मधुरिमा, पहले होता था 100% फिल्म बनाओ, मालिक का नाम लो, पब्लिक को अच्छी लगेगी। आज 50% फिल्म मेकिंग और 50% प्रमोशन है। फिल्म का प्रचार करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जितने ज्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, उनको आइडिया आएगा कि किस तरह की फिल्म है, किस ब्रांड की फिल्म है, कौन कौन है, कितना मजा आने वाला है, तो वो एज गुड एज मेकिंग अ फिल्म हो गया। इसीलिए प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब फिल्म बनाने का ठाना या सोचा
तो आपने ऑलरेडी यही सोच के किया था कि मैं सिर्फ ये जो जॉनर है. No, I know what you're saying. I've got you on. Yeah. Can I come? Yes, you completed for me. Yeah, I'll complete it. See, मैंने जब मेरी पहली फिल्म लिखी थी ना, तो जिसको सुनाई थी वो लोग बहुत शॉक हो गए थे कि तू तो कॉमेडियन है यार, तू तो कॉमेडी करता है टीवी पे. ये तूने क्या एक हार्ट टचिंग स्टोरी लिख दी है, एक बच्ची आती है, लोगों की जिंदगी बदल देती है. ये तेरे स्टाइल की नहीं है पिक्चर. तो उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी लोगों को कन्विंस करने में कि मैं ये पिक्चर बहुत अच्छी बना सकता हूँ. उनको खुश रखने के लिए मैंने उस स्क्रिप्ट में फिर हल्की फुल्की कॉमेडी भी डाली. अच्छा, साजिद खान की फिल्म में तो कॉमेडी होगी. तो जब प्रोमो कटे थे हे बेबी के, तो ऐसा लग रहा था कि कॉमेडी फिल्म है. हाँ, सही बात है. हमने सब जब लोगों ने फिल्म देखी तो वो फूट के रो रहे हैं. हर 15 मिनट में इमोशनल सीन आ रहा है, वो रो रहे हैं. अच्छा, कॉमेडी भी आ रही है पिक्चर में, बीच बीच में कॉमेडी आ रही है. लेकिन वो एक ड्रामा था, वो एक फैमिली ड्रामा था जिसमें मैंने कॉमेडी को ऐसे खाने पे जैसे नमक छिड़कते हैं ना, वैसे छिड़का था कॉमेडी को. तो लोग थोड़ा सा शॉक हो गए थे कि ये पिक्चर चल नहीं सकती है, तो साजिद खान ने बनाई है तो कॉमेडी होनी चाहिए. इसमें कॉमेडी बहुत कम है और इसमें ड्रामा बहुत है, रोना धोना. आधे घंटे का क्लाइमैक्स है जिसमें अक्षय कुमार से लेके रितेश देशमुख से लेके फरदीन खान से लेके बेबी से लेके विद्या सब रो रहे हैं. लेकिन पिक्चर चली. आई थिंक ऊपर वाले की बहुत दया थी. और आपकी वो जो बेबी थी वो तो बहुत ही क्यूट थी. बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत प्यारी बच्ची थी वो. उससे जुड़ी जितनी सारी दुआएं थी वो भी काम आई. हाँ, वो बहुत लकी बच्ची थी. तो आई थिंक उसके बाद मैंने अपनी पहली प्रॉपर फुल कॉमेडी फिल्म बनाई जिसका नाम था हाउसफुल. और फिर हाउसफुल 2. पहली फिल्म से एक पहचान बनाने के बाद हिट पे हिट दी है, एक फ्लॉप भी दी है. द सुपरहिट डायरेक्टर साजिद खान. कुछ पन्ने जिंदगी के. जब मैंने हिम्मत वाला बनाई उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने हे बेबी बनाई तो लोगों ने एक्सेप्ट की. लेकिन हिम्मत वाला में कॉमेडी बहुत कम थी और एक्शन, 80s का ड्रामा, 80s का स्टाइल, 80s की फिल्में जो होती थी वो मैं शायद प्रॉपर्ली कन्वे नहीं कर पाया. हमेशा से मैं सोचती थी मैं कभी आपको मिलूंगी तो मैं पूछूंगी, जब हिम्मत वाला फिल्म ओरिजिनल जितेंद्र साहब की जब आई थी जी, तभी भी डिडंट डू दैट वेल. No, it was a blockbuster. Yeah, but it wasn't like. No, it was not good cinema that exactly. time. It was not good cinema. For example, जब फरहान अख्तर डॉन को रीमेक करते हैं ना, तो डॉन एक क्लासिक है. Right. Are you understanding? जब संजय लीला बंसाली देवदास को रीमेक करते हैं तो वो एक क्लासिक है. आई थिंक मैं एक उल्लू का पट्टा हूँ जिसने एक तभी उसको ट्रैशी सिनेमा बोलते थे. लेकिन मैंने उसको इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो ट्रैशी सिनेमा था या क्लासिक था. मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि बचपन से मेरी बहुत फेवरेट फिल्म रही है हिम्मत वाला. तो शायद मैं उसे बराबर कन्वे नहीं कर पाया और मेरा खुद का नाम मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया. मेरा नाम जुड़ता है कॉमेडी फिल्म से और लोगों को लगा कि ये स्पूफ किस्म की फिल्म है जिसपे 80s को स्पूफ किया गया. एग्जैक्टली. मैंने भी जब देखा ना हिम्मत वाला और वो सब मटके वगैरह तो मैं सोचा आपने ना बहुत अच्छी कोई बड़ी सी स्पूफ बनाई होगी. हाँ, तभी रियलाइज नहीं, क्योंकि तभी हमारी जो उड़ान थी वो क्लाउड 9 बोलते हैं अंग्रेजी में. हम क्लाउड 10वें आसमान पे थे हम लोग. हाँ, मतलब कोई अगर कुछ बोलना चाहता भी था तो हम लोग बोलते थे भाई कुछ मत बोलो, हमको तो मालूम है, हमको मालूम है, हम तो फ्लॉप दे ही नहीं सकते. तो आई थिंक कहीं ना कहीं हिम्मत वाला का फ्लॉप होना मेरी निजी जिंदगी किताब में एक बहुत बेहतरीन पन्ना था, क्योंकि उसने मुझे एक चीज रियलाइज कराया कि कोई खुदा नहीं है. यहाँ पे पब्लिक आपको एक सेकंड में जिस तरह से गले लगाती भी है उसी तरह से कंधे से उठा के फेंक भी देती है. उनको बस आपका काम पसंद आना चाहिए और आपका काम आपके नाम के साथ जो उनको पसंद आता है वही उनको देना चाहिए. जिस हफ्ते हिम्मत वाला फ्लॉप हो गई थी उस हफ्ते हम शक्ल देखना शुरू किया. माहौल डिप्रेसिंग था मेरे लिए, तो मैंने बोला कि मैं हंसना चाहता हूँ और मैं ऐसे कॉमेडी लिखूंगा जो शायद पहले कभी किसी ने देखी नहीं है, कि 3 लोगों के ट्रिपल रोल. ऐसा कोई एक स्क्रिप्ट लिखना आसान नहीं है, क्योंकि एक डबल रोल लिखते लिखते कंफ्यूज हो जाए, 2 डबल रोल समझ में, 3 लोगों की ट्रिपल रोल. 3 लोगों के ट्रिपल रोल और बहुत खूबसूरती से 2 महीना बैठ के सर पटक के मैंने स्टोरी लिखी और उसके बाद सर पटक के आकर्ष खुराना और रॉबिन भट्ट साहब ने मेरे साथ बैठ के इसका स्क्रीन प्ले बनाया कि हम कैसे बराबर जिक्सॉ पजल को कैसे सजाएं. दिखने में बहुत मुश्किल लगे लेकिन इतना सिंपल है कि एक बच्चा भी उसको जोड़ सकता है. पर जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स जहाँ 3 लोगों का ट्रिपल रोल हो, यू नो, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. इट इज एंड फॉर दैट वेरी रीजन मेरा खुद का असिस्टेंट था ये फिल्म में. अच्छा. वैसे तो मेरे पास असिस्टेंट्स की अच्छी टीम है, लेकिन उसमें कुछ नए बच्चे भी हैं. यू नो, आई लाइक कीपिंग 18, 20, 21 year old, 22 year old kids as assistants.
Yeah, they are very hard working also because नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, और आपको कहीं ना एक यूथ कनेक्ट बहुत स्ट्रांग मिलता है कि इनको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, कौन से सीन पे ये लोग हंस रहे हैं, कौन से सीन पे नहीं हंस रहे हैं, कौन सा गाना इनको अच्छा लगता है, यू नो। तो वो आपको एक हमेशा एक रियलिटी चेक देते रहता है, रादर देन हैविंग असिस्टेंट जो हर शॉट के बाद आपको बोलते बाबा पापा जी तुसी ग्रेट हो। वो थोड़ा सा आउटडेटेड टेक्निक है। बहुत कूल फिल्म बनाई है, हैप्पी फिल्म बनाई है। और अब मैंने फिल्म देखी 2 दिन पहले, तो वो एक होता है ना शांति की सांस, मैंने शांति की सांस ली कि हाँ चलो अब नाक नहीं कटेगी। आप जब हाउसफुल 2 की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताना भूल गई, मेरा जो बेटा है निवान जी, जब भी वो पिक्चर टीवी पर आती है, और आपको पता ही है वो फिल्म कितनी बार टीवी पर आती है, जी जी जी, वो मिस नहीं करेगा, वो पूरी फिल्म बैठ के देखता है, उसको मतलब रटी हुई है सारी। तो फिर dialogues। उसको हम शक्ल तो बहुत पसंद आएगी। हाँ, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ऑफ कोर्स, मुझे तो कॉमेडी इज माय फेवरेट। या बिकॉज हम शक्ल में मैंने ना अनलाइक हाउसफुल 2, मैं ये बोल सकता हूँ कि हाउसफुल 1 और 2 दोनों मिला के ना हम शक्ल का फर्स्ट हाफ है, इतना कॉमेडी डाला है मैंने। जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि हंसते हंसते शायद पेट दर्द होगा ही होगा। मुझे बताइए, बचपन में मतलब मैंने ये फारा से भी पूछा था, आप गाड़ियाँ क्यों चोरी करते थे? गाड़ियाँ नहीं, साइकिल चोरी। हाँ, ये क्या था? ये मतलब मैं बोल रहा हूँ जिस एरिया में मैं पला बड़ा था वहाँ पे क्रिमिनल यूथ एक्टिविटीज बहुत थे और गरीबी थी। एक दौर था वो जहाँ पर अगर शायद मेरे फादर की डेथ ना होती तो शायद मैं क्रिमिनल बन जाता। ये शायद मुझे फारा ने भी बताया था actually। शायद मैं जेल में होता, मैं चोरियां करता था। आप मानोगे नहीं, मैं चोरियां करके उस पैसों का घर के लिए राशन खरीदता था और कुछ पैसे रखता था ताकि मैं पिक्चरें देख सकूं लीडो सिनेमा में। आपको पिक्चरों का भी बहुत शौक है, बताना चाहूंगी सबको कि मैंने आपके घर में देखा है, मतलब आप नॉन स्टॉप फिल्म देख सकते हैं। और कुछ आता नहीं है मुझे, और कुछ नहीं आता, या तो फिल्म बना सकता हूँ या तो फिल्म देख सकता हूँ। शायद मैं इसीलिए पर्सनल लाइफ में ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में शायद मेरे साथ कोई लड़की ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि वो रियलाइज करती है कि ये आदमी पहले 3 महीने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यार कितना पिक्चरें देखता है, कितना प्यारा है, बड़ा मजा आता है हमको यार, ये पिक्चरें बहुत दिखाता है। फिर ये रियलाइज करती है ये तो हर दिन पिक्चर देखता है। अच्छा, ये खाना खाने चले, नहीं मैं मुझे पिक्चर देखनी है। अच्छा, कहाँ जाए, ड्राइव पे जाए, चलो ड्राइव पे जाएंगे लेकिन थिएटर में उतर के पिक्चर देखेंगे। तो शायद उसी दिन सेटल होगा जिस दिन कोई ऐसी लड़की मिलेगी जिसे पिक्चरों से उतना प्यार है जितना मुझे। लास्ट ईयर मेरा ब्रेकअप हुआ हम शक्ल के शुरू होने से कुछ ही हफ्ते पहले। हाँ जी। तो वो ब्रेकअप ने भी कहीं ना कहीं एक मुझे जहाँ पे मैं पहले 15 घंटे काम करता था, अब 18 घंटे काम करने लगा। और मैंने सुना आपने बहुत वेट भी लूज कर लिया है। हाँ, क्योंकि मैंने एक शो किया दूसरे साल तक, दूसरा सीजन भी किया उसका, नचबलिए का। हाँ। और इस बार जब मैंने फोटो सेशन किया था होर्डिंग के लिए, तो मैंने देखा कि जब फोटोग्राफ देखा तो मैं शॉक हो गया। हाँ। मुझे खुद को अंदाजा नहीं हुआ कि इतना मोटा हो गया हूँ मैं। 108 हो गया था मेरा वेट। अच्छा। अभी फॉर्चुनेटली 90 के करीब है। अभी भी थोड़ा सा है, वेट कम करना है, लेकिन वक्त नहीं मिलता मधुरिमा, सच्ची वक्त नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैमरा के सामने नहीं हूँ तो माय जॉब इज टू मेक श्योर कि जो कैमरा के सामने वो लोग अच्छे लगे। लेकिन अगर मुझे कैमरा के सामने आना है और मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं थोड़ा प्रेजेंटेबल तो लगूं। और बाजू में टेरेंस लुइस बैठा है जो 6 पैक एब्स लेके आया, फिर बाजू में शिल्पा बैठी है जो हर साल उनकी उम्र घटती जाती है। हाँ। लोगों की उम्र बढ़ती, उनकी उम्र घटती जाती है, इतनी खूबसूरत है वो। तो आई थिंक तभी मैंने एक रियलाइज किया, चलो डाइटिंग शुरू करते हैं। चलो, नॉट बैड। हाय गाइस, आई एम साजिद खान, 92.7 बिग एफएम पर आ रहा हूँ। एक लंबी कॉन्वर्सेशन, ओपन हार्टेड कॉन्वर्सेशन मधुरिमा निगम के साथ। कुछ पन्ने जिंदगी के। आपके लाइफ में बहुत खूबसूरत लड़कियां आई हैं और गई हैं। ऐसा भी हुआ है कि आपने शादी तक बात गई है पर फिर वो पीछे हट गए हैं या आप पीछे हट गए? नहीं, हमेशा मैं भाग जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इंसान हूँ। जो मुझे पसंद है उनके लिए मैं जान दे दूंगा, जो मुझे नहीं पसंद है उनकी जान तो नहीं लूंगा, लेकिन वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मैं बहुत मुझे मालूम है कि मेरा पहला प्यार जो है वो सिनेमा है, वो फिल्म है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो जब फिर वो कंपटीशन की बात आती है तो फिर मुझे एक चॉइस मिलती है चूज करने को, तभी मैं चूज कर ही नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरी पहली आखिरी हमेशा एक ही चॉइस रहेगी, वो फिल्म है। इसीलिए तो जब मैंने बोला ना कि कोई ऐसी लड़की आज तक मिली नहीं है
जो फिल्मों से उतना प्यार करती है जो शायद मैं जितना प्यार करता हूँ। शायद अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो फिर मैं उससे बहुत प्यार करने लगूंगा, क्योंकि एक साथ में रहने का, कंपेनियनशिप का एक जरिया भी होना चाहिए, और वो जरिया आई थिंक the common factor is movies for you. किसी ने मुझे बोला था कि मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कुछ साल पहले कि यार मेरा फादर और मैं 6 महीने तक बात नहीं करते, एक ही घर में रहते, लेकिन बात नहीं करते क्योंकि हमारे बीच में जनरेशन गैप है। हाँ. लेकिन जब हम क्रिकेट में बात करते हैं हाँ. तो 2-2, 3-3 घंटा बात करते हैं। अच्छा, हाँ. आप समझ रही हैं? हाँ जी. क्योंकि वो एक कॉमन Common फैक्टर है interest जो दोनों बाप और बेटे को बाइंड करता है। तो मेरा फर्स्ट लव इज मूवीज। आई लाइक वॉचिंग मूवीज, एंड ऐसा नहीं है कि आई एम अ बैड बॉयफ्रेंड, इट्स जस्ट दैट यू नो आफ्टर वाइल या तो वो मेरे से पक जाती है या तो फिर मैं उनसे पक जाता हूँ। वो लोग कंप्लेन भी करते हैं कि अरे साजिद इज वेरी स्ट्रिक्ट एज अ बॉयफ्रेंड। आई एम नॉट दैट स्ट्रिक्ट। मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बीइंग पोजेसिव एंड बिटवीन बीइंग केयरिंग। आई एम एक्सट्रीमली केयरिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लड़की आपके साथ है तो आपको उसकी बेहद इज्जत करनी चाहिए, उसको रानी की तरह रखना चाहिए, उसको कोई भी दुख गम, उसको कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होना देना चाहिए। अक्सर ये फाइन लाइन ना लड़की को कभी कभी लगता है कि ये पॉजिटिव नेचर है। मेरा नेचर पॉजिटिव नहीं है, मैं बहुत ही ओपन माइंडेड किस्म का आदमी हूँ। आई जस्ट फील कि अगर कोई लड़की मेरे साथ है तो उसे अगर मैं इज्जत नहीं दूंगा तो मेरे दोस्त इज्जत नहीं देंगे, सोसाइटी में इज्जत नहीं मिलेगी। ये तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं नहीं इज्जत दूंगा तो मेरे आसपास के लोग कैसे इज्जत देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और आई थिंक मर्द जो होते हैं ना, मैं सारे मर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा करके मर्द जो होते हैं ना, वो लड़कियों के मामले में अच्छे लोग नहीं होते हैं। चीट करते हैं, वो धोखा देते हैं। वो एक लड़की के साथ होंगे तो भी दूसरी लड़की की तरफ उनकी नजर जाएगी। ज्यादा करके मर्द, ज्यादा करके लड़कियां जो होती है ना वो दिल की अच्छी होती है। औरतें मेरे हिसाब से अगर दुनिया चलाती तो ये दुनिया बहुत अच्छी जगह होती। और ये मैन्स वर्ल्ड बनाया मैन नहीं है। जो काम मर्द कर सकते हैं वो 10 गुना ज्यादा बेटर औरतें कर सकती है, सिवाय कॉमेडी फिल्म बनाने के। वो मुझे लगता है नहीं, देखिए आपकी बहन भी बनाती है। नहीं कॉमेडी नहीं बनाती ना, फारा एंटरटेनिंग फिल्में बनाती है। लेकिन फारा मेरी बहन का है, वो तो मेरा भाई है। और आपके जो प्यारे प्यारे 3 नीसेस और नेफ्यू है, उनसे मैं बहुत बेहद प्यार करता हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं जब वो पैदा हुए और जब वो मेरी लाइफ में आए तो मैं एवरीडे जाता था फारा के घर पे, उनके साथ खेलता था, उनको उठाता था। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्टेज था मेरी दौर में जब मैं सोच रहा था मैं शादी कर लूं। एक लड़की थी, एक नहीं 3 लड़कियां थी उस वक्त, एक करके आई थी। तीनों शादीशुदा टाइप होने वाली लड़की के इनसे शादी कर सकता हूँ, घर बसा सकता हूँ। लेकिन जब ये 3 बच्चे पैदा हुए तब मुझे ऐसा लगा यार अभी जो मेरा है वो इनका है, मुझे बच्चों की जरूरत है ही नहीं, ये तीनों मेरे बच्चे जैसे ही हैं। लोगों को ये भी बताना चाहूंगी, जैसे अभी साजिद ने कहा ना कि वही लड़की इनकी बीवी बन सकती है जिसे फिल्मों से प्यार हो, तो ये जो 3 बच्चे हैं इनको भी फिल्मी चक्कर लगाने पड़ते हैं मामा के साथ। इनका सेट है कि आउटिंग है तो मामा पिक्चर दिखाने लेके जाएंगे। हाँ, वो मैं करते रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फारा और मेरे बड़े होने में और हमारा जो अपब्रिंगिंग था फिल्मों के प्रति जो प्यार बढ़ा, उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी मदर का हाथ था, मेरे फादर का हाथ था, मेरे अंकल्स आंटीज, हनी आंटी, डेजी आंटी, सलीम अंकल, जावेद अंकल, के शुक्ला अंकल, ये सारे फिल्म बेस्ड लोग थे। तो इनका शौक था फिल्में देखने का। तो हम लोग बचपन से ट्रायल्स पे जाते थे, घर पे वीडियो पे पिक्चरें देखते थे। सिनेमा हमारा अब जरिया बना, लेकिन उस वक्त हमारा शौक था, जो हमको चॉइस नहीं थे, हम बच्चे थे। और अच्छा है, क्या बुरा है, आपको सिनेमा इज द ओनली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट आफ्टर स्टेज जो इतना लॉन्ग लास्टिंग है इतने सालों से। द मैन विद अ क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसका सही उपयोग ये अपने फिल्मों में करते हैं, द सुपरहिट डायरेक्टर साजिद खान। कुछ पन्ने जिंदगी के। अब आप मुझे ये बताएं कि अब हम शक्ल्स तो आने वाली है, इसके आगे क्या? इसके आगे अभी एक फिल्म की आइडिया है मेरे पास जो मैं साइन कर चुका हूँ ऑलरेडी यूटीवी के साथ। वो भी, उसमें भी सैफ है। वो एक फिर से कॉमेडी होगी, लेकिन उसका जो स्क्रीन प्ले है, मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही फिल्म बनाता हूँ। देखिए, हाउसफुल 2 जब बना रहा था तब हिम्मतवाला की साइनिंग हो गई थी। फिर हाउसफुल 2 रिलीज हुई, उसके बाद मैंने हिम्मतवाला का स्क्रिप्ट पे काम शुरू किया। फिर हिम्मतवाला रिलीज हुई, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पे काम शुरू किया। एक टाइम पे सिर्फ एक फिल्म, क्योंकि एक फिल्म बनाना मधुरिमा बहुत बहुत बहुत
मेहनत लगती है, क्योंकि मेरी सारी फिल्में मैं खुद लिखता हूँ, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। और उस पे फिर मैं अपने साथ स्क्रीन प्ले राइटर्स भी बिठाता हूँ, बहुत सारे नामचीन स्क्रीन प्ले राइटर्स बिठाता हूँ, ये देखने के लिए कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। तो एक बार हम शक्ल रिलीज हो जाएगी तो जुलाई में मैं काम शुरू करूंगा अगली फिल्म पे। सो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू हम शक्ल्स एंड टू एवरीथिंग दैट यू डू, बिकॉज आप अगर हंसाएंगे नहीं ना हमें तो मजा नहीं आता है। और अगर मैं हंसाऊंगा नहीं तो मुझे लगेगा ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है। आपके नाम के साथ हंसी और विट और वो विट आपको एक हम शक्ल्स के डायलॉग में दिख जाएगा पूरी तरह से। छोटा सा डायलॉग है जहाँ पे रितेश और सैफ सतीश शाह को बोलते हैं, सर हमें टॉर्चर मत कीजिए, हम आपके पैर पढ़ते हैं। हाँ। तो सतीश उनको बोलते हैं, मेरे पैर पे कुछ लिखा ही नहीं है तो पढ़ोगे क्या। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। प्लेजर मधुरिमा, थैंक यू सो मच मधुरिमा, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। कुछ पन्ने जिंदगी के